आज हम इकोनॉमिक्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, यानी प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, वो अर्थशास्त्र विषय की तैयारी कैसे करेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स जो है उसकी तैयारी हम किस प्रकार करते हैं। तो सबसे पहले हम बेसिक इकोनॉमिक्स की बात करेंगे। बेसिक इकोनॉमिक्स या अर्थशास्त्र को जानने के लिए चाहे हम क्लास 9th की तैयारी करें, चाहे एमफिल पीएचडी तक की तैयारी करें, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो अर्थशास्त्र के प्रमुख 5 भाग हैं जिस पे अर्थशास्त्र आधारित है। इसमें पहला विभाग है उपभोग, दूसरा उत्पादन, तीसरा विनिमय, चौथा वितरण और पांचवा राजस्व। पूरा अर्थशास्त्र इन्हीं पांचों विभागों पर, 5 डिपार्टमेंट पर आधारित होता है। सबसे पहले चूंकि हमने सीक्वेंस में उपभोग लिखा है, यानी सबसे महत्वपूर्ण होता है अर्थशास्त्र में उपभोग। उपभोग के लिए हम कंजप्शन शब्द का प्रयोग इंग्लिश में करते हैं। अब हमको ये देखना है कि बिना उपभोग के हम किसी भी वस्तु का उत्पादन नहीं करेंगे। हमको समाज में देखना होता है कि किस वस्तु की उपभोग की जा रही है, किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किसका लोग कंजप्शन कर रहे हैं। जिस वस्तु का कंजप्शन ज़्यादा होगा उसी वस्तु का उत्पादन एक कुशल उत्पादक करता है, क्योंकि जिन वस्तुओं का उपभोग नहीं किया जा सकता, जिनकी डिमांड ही नहीं हो रही है, उसका उत्पादन यदि कोई उत्पादक करेगा तो हम कहेंगे वो उत्पादक कुशल नहीं है, दक्ष नहीं है, इफिशियंट नहीं है, जिसको वास्तव में बाजार का ज्ञान नहीं है। इसलिए एक अच्छा उत्पादक वह होता है जो कंजप्शन को ध्यान में रखते हुए उत्पादन का कार्य करता है। उपभोग के बाद अपन देखते हैं कि चूंकि उत्पादन का कार्य किया जा रहा है तो उत्पादन के लिए हम देखेंगे कि जो उत्पादन है उसको हम उत्पत्ति भी कह सकते हैं। उत्पादन के 5 साधन होते हैं। उत्पादक कभी भी उत्पादन का कार्य करता है तो अपने जो 5 घटक हैं, 5 कंपोनेंट हैं, जिसको हम लैंड, कैपिटल, लेबर, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, संगठन और साहस, इन पर आधारित होता है। वास्तव में आप देखेंगे कि उत्पादन का जो आकार है इन सभी घटकों पर निर्भर करता है। अगर हम गणित के रूप में, फलन के रूप में लिखते हैं तो लिखेंगे कि आउटपुट इज द फंक्शन ऑफ लेबर, कैपिटल, लैंड, ऑर्गेनाइजेशन एंड एंटरप्रेन्योर। सांकेतिक भाषा में आप लिखना चाहें तो आप लिखेंगे कि उत्पादन जो है वो फंक्शन होता है ABCD एंड टी बार के। ये ABCD क्या है तो कहोगे उत्पत्ति के साधन हैं, और ये सभी किस प्रकार उत्पादन को प्रभावित करते हैं इसको देखा जाए तो आप देखेंगे कि यदि हम भूमि का छोटा आकार लेंगे तो हम उत्पादन कम करते हैं। यदि भूमि का आकार बढ़ाते जाते हैं, बड़ी भूमि पर उत्पादन कर रहे हैं तो उत्पादन का स्तर बढ़ेगा। इसी प्रकार कम पूंजी अगर लगाई जा रही है उत्पादन में, हम तो कम उत्पादन कर पाएंगे। बड़ी मात्रा में अगर पूंजी का निवेश किया जा रहा है तो हम बतलाएंगे कि उत्पादन बड़े आकार का किया जा रहा है। इसी प्रकार श्रमिकों की संख्या है, यदि 50 श्रमिक लगे हैं उत्पादन में तो कम उत्पादन होगा, 5000 श्रमिक लगे हैं तो उत्पादन का आकार बढ़ेगा। इसी प्रकार हमको देखना है कि जो ट्रेंड ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं, है ना, ये जितने ज़्यादा दक्ष होते जाएंगे, कैसा हमारा संगठन का ढांचा है, जितना कुशल ट्रेंड होगा, इफिशियंट होगा, ट्रेनिंग शुदा होगा, वो उतना अच्छा उत्पादन करेगा। और ऑर्गेनाइजेशन आप बना लिए हैं लेकिन वो इफिशियंट नहीं है, दक्ष नहीं है, तो उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा वो लाभकारी नहीं होगा। तो इससे भी देखना है कि कुशल, दक्ष और ट्रेंड लोग क्या है, बड़े अच्छे स्तर का उत्पादन करते हैं। और फिर अंतिम में है एंटरप्रेन्योर, जो रिस्क लेने की क्षमता, जो कह सकते हैं अनिश्चितता का वहन एक साहसी करता है। वो वास्तव में ये सभी साधनों को एकत्र करता है और इन्हीं के माध्यम से वो उत्पादन कार्य को करता है, और इस प्रकार पूरा उत्पादन कार्य एक उत्पादक के नेतृत्व में संपन्न होता है। अब जो वस्तु बन गई है उत्पादक के द्वारा इन 5 साधन के माध्यम से, उस वस्तु को लेकर के वह बाजार में जाता है, जिसको हम विनिमय भी कहते हैं। अब हम बाजार की ओर जब जाएंगे तो आप देखोगे कि जो बाजार होता है उसको हम देखेंगे कि अलग अलग प्रकार से विभाजित किया जाता है। तो चूंकि आपके परीक्षा में 2-3 प्रकार का बात किया जाता है, तो प्रतियोगिता के आधार पर बाजार, प्रतियोगिता के आधार पर कितने प्रकार के हम बाजार की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले 2 काल्पनिक बाजार पूर्ण प्रतियोगिता की बात करें। पहले ये एक काल्पनिक बाजार है जिसमें समरूप वस्तु का उत्पादन किया जाता है और ये वास्तविक जगत में नहीं पाई जाती। दूसरा होता है एकाधिकार, है ना, इसको हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। और दूसरा होता है मोनोपोली। ये दोनों ही मार्केट
वास्तविक जगत में नहीं जाते। और जो तीसरा बाजार है जो वास्तविक जगत में पाया जाता है, उसके लिए हम दो शब्दों का प्रयोग करते हैं, या तो वो अपूर्ण प्रतियोगिता होगी, जिसको हम इम्परफेक्ट कंपटीशन कहते हैं, ये जो विचार है ये श्रीमती जॉन रॉबिन्सन का है। और दूसरा विचार इसके साथ आता है जो वास्तविक जगत में पाया जाता है, वो एकाधिकृत प्रतियोगिता का होता है। एकाधिकृत प्रतियोगिता ये भी वास्तविक जगत में पाई जाता है ना। इसके लिए इंग्लिश में हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन शब्द का प्रयोग करते हैं। इस विचार को देने वाले हैं प्रोफेसर चेम्बरलिन। और प्रोफेसर जो चेम्बरलिन हैं, और ये दो विचारक हैं, इसमें ये विचार जो है ज़्यादा आधुनिक है, इसको हम ज़्यादा सेटिस्फेक्शन इससे हमको मिलता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी बातों का भी उल्लेख है जो वास्तव में क्या है, जो बाजार को बहुत निकटता से देखता है। तो हम देखते हैं कि हम जिस बाजार में अपनी वस्तु को बेचने जा रहे हैं, वो इनमें से ये अपूर्ण प्रतियोगिता या एकाधिकृत प्रतियोगिता है, उसके अंतर्गत पाई जाएगी। फिर अब वस्तु का हम देख लिए, सेलिंग भी हो गया। हमने देखा कि सबसे पहले उपभोग हो रहा था, तो आपने देखा कि उपभोग जो हुआ उसके आधार पर हमने उत्पादन का कार्य कर लिया। और जैसे उत्पादन का कार्य होता है तो उस उत्पादित वस्तु को हम बाजार में ले जाते हैं बेचने के लिए। फिर बाजार में ले जाते हैं, तब हमसे पूछा जाता है, फिर हमने अपनी वस्तु को बेच लिया, क्योंकि हमारी वस्तु की जो डिमांड हो रही थी हमने उसको बेच करके अपना परचेज कर लिया। अब हमारे पास सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो चौथा साधन है वितरण, कि वितरण किस प्रकार अर्थशास्त्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो वास्तव में वितरण का मतलब होता है कि जो उत्पादन कार्य के जो घटक हैं, उत्पादन के साधन हैं, क्या कर सकते हैं कि जो भूमि होता है, जिससे हमने उत्पादन के लिए भूमि लिया है, हमारे को जो भी आय प्राप्त होती है, हमारे को मतलब एक उत्पादक को जो लाभ प्राप्त हो रहा है, जो भी आय प्राप्त हो रही है, किसको प्राप्त होती है, हमेशा साहसी को प्राप्त होती है आय। और अगर उसने भूमि किसी से लिया है तो उसके लिए उसको लगान देना पड़ेगा, क्योंकि भूमि के प्रयोग का जो मूल्य है उसको लगान कहा जाता है। यदि एक उत्पादक पूंजी भी किसी दूसरे से लिया है तो उसको उसके स्थान पर ब्याज का भुगतान करना पड़ेगा, जितने भी समय के लिए वो पूंजी का प्रयोग कर रहा है। जितने भी श्रम का प्रयोग वो उत्पादन कार्य के लिए करता है वो उसको मजदूरी देता है। जितने भी कुशल संगठन वर्ग, नियोक्ता वर्ग होते हैं, कर्मचारी वर्ग होते हैं, जिनको वो वेतन देता है। तो हमको इस बात को ध्यान देना है कि जो श्रम है और संगठन है, इन दोनों में पर्याप्त अंतर होता है। मजदूरी क्या होता है, अकुशल लोग को दिया जाता है, अकुशल या अशिक्षित लोग को मिलता है, ऐसा मान सकते हैं आप लोग। जबकि जो वेतन है ये कुशल व्यक्ति को मिलता है और शिक्षित लोग को मिलता है। जो ट्रेंड होते हैं, है ना, शिक्षित लोग होते हैं, जिनको कोई ना कोई रोजगार के अवसर मिलते हैं, जो टेबल में बैठ करके अपने मस्तिष्क मेधा शक्ति का प्रयोग करते हुए अधिक से अधिक अच्छे से अच्छा कैसे उत्पादन कार्य को किया जाए, उसके लिए अपने साहसी को, अपने मालिक को वो सजेस्ट करते हैं, जिसके कारण उसको वेतन मिलता है। और अंतिम में सब कुछ भुगतान करने के बाद जो कुछ शेष बच जाता है वह साहसी का होता है, जिसको इस पूरे के पूरे उत्पादन कार्य का नेता माना जाता है। ही इज द लीडरशिप ऑफ द प्रोडक्शन वर्क। तो इसलिए जो कुछ बचता है वही लाभ होता है, और इसी लाभ की प्रेरणा से वह उत्पादन का कार्य करता है। इस प्रकार जो भी उसको लाभ प्राप्त हो रहा है, जो भी आय प्राप्त हुआ, उस आय का जो विभाजन है वो किस नियम से किया जाए, वह वितरण होता है, जो अर्थशास्त्र का चौथा भाग है। और इस प्रकार आप अंतिम में देखेंगे कि राजस्व है। राजस्व में अपन देखा जाए कि पब्लिक राजस्व को हम लोक वित्त भी कहते हैं, लोक वित्त भी कहते हैं, पब्लिक फाइनेंस भी कहते हैं। ये पब्लिक फाइनेंस के लिए अपन को देखना है कि पब्लिक फाइनेंस शब्द का प्रयोग हम देख रहे हैं कि इसमें हमको देखना होता है, इसमें पुनः हम 5 चीज़ का अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले सरकार क्या करती है, सार्वजनिक व्यय की बात करती है कि हमको वास्तव में अपने देश में प्रत्येक वर्ष के लिए जो भी राशि खर्च करना है वो सार्वजनिक व्यय कहलाती है, जिसको हम बजट के माध्यम से प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, कि हम आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए, जो भी वित्तीय वर्ष है, उसमें राष्ट्र जो वित्त मंत्री है
वो बजट प्रस्तुत करता है कि आने वाले 1 वर्ष के लिए हमारा देश कितने रुपए खर्च करेगा। तो पहले वो व्यय की बात करता है, फिर इस व्यय को बतलाता है कि मैं किस प्रकार प्राप्त करूँगा, कैसे मेरे को आय प्राप्त हो रही है, वो हो जाएगा सार्वजनिक आय। ये हम जान रहे हैं कि कर, दंड और अन्य जो साधन हैं उनके माध्यम से हम इसको प्राप्त करते हैं। अब ये हमने देखा कि व्यय और आय अगर बराबर है, जितने रुपए हम खर्च कर रहे हैं उतनी आय अगर हम सरकार के माध्यम से प्राप्त कर पाते हैं, तब तो बिल्कुल ये संतुलित बजट कहलाता है। लेकिन सामान्यतः भारत जैसा जो विकासशील देश है, जो लोक कल्याणकारी देश है, वहाँ व्यय हमेशा अधिक किया जाएगा आय की तुलना में, क्योंकि हमको अधिक से अधिक अपनी जनता के लिए कल्याण के कार्यक्रम चलाने होते हैं, इसलिए हम व्यय ज़्यादा करते हैं आय की तुलना में। तो हमारा जो बजट होगा हमेशा असंतुलित बजट होता है। अब चूंकि व्यय हमारा अधिक है आय की तुलना में, तो हमको ऋण लेना पड़ता है, सार्वजनिक ऋण लेना पड़ता है। और सार्वजनिक ऋण लेना पड़ता है तो ऋण लेने के लिए हमको देखना पड़ेगा, इसका 2 भाग होता है, एक आंतरिक ऋण, दूसरा बाह्य ऋण। आंतरिक ऋण और दूसरा बाह्य ऋण होता है। तो हम देखेंगे आंतरिक और बाह्य ऋण के आधार पर देखेंगे कि पहले हम देश के लोगों से ऋण प्राप्त करते हैं, नहीं मिलता तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, जिसमें हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक आदि आदि जो देश हैं या अन्य विदेशी चीज़ हैं उनसे ऋण लेंगे। कब? जब हमको देश से, हमारे देश के उद्योगपतियों से पर्याप्त राशि में धन नहीं मिल पाता है तो हम ऋण लेते हैं ताकि इस व्यय की पूर्ति हम कर सकें। और अंतिम में आप देखेंगे कि वित्तीय प्रशासन आता है, इसका सहारा लेता है वित्तीय प्रशासन कह लीजिए, या फिर हम कह सकते हैं कि एक घाटे की वित्त व्यवस्था शब्द है, घाटे की वित्तीय व्यवस्था कहते हैं। घाटे की वित्तीय व्यवस्था के लिए हम देखेंगे कि इसको हम हीनार्थ प्रबंधन शब्द का प्रयोग भी करते हैं। इसको मैं यहीं पर बतला देता हूँ, हीनार्थ प्रबंधन। हीनार्थ प्रबंधन बताएंगे कि कभी भी सरकार के द्वारा हीनार्थ प्रबंधन या नए नोटों का निर्गमन, इसके लिए हम कह सकते हैं कभी भी नए नोटों का निर्गमन करना हो तो ये सरकार आरबीआई को आदेश देती है कि नए नोट इतने रुपए की मात्रा में, इतनी मात्रा में निर्गमित की जाए, तो वह अंतिम सहारा होता है इस व्यय को पूर्ण करने के लिए। और जितनी राशि की आवश्यकता पड़ती है फिर सरकार वित्त के माध्यम से माने आरबीआई के माध्यम से ये आय प्राप्त करता है और बजट की प्रतिपूर्ति कर पाता है। तो आज आपने देखा कि अर्थशास्त्र के जो 5 महत्वपूर्ण भाग थे उनके क्या प्रयोग रहे हैं और ये कैसे वह अर्थशास्त्र की प्रारंभिक जानकारी को पूर्ण करते हैं। थैंक यू।